हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के आईएमपी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इन दिस वीडियो हम हमारी जो फर्स्ट बुक है उसके आईएमपी क्वेश्चंस को देखेंगे। मुझे बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि आईएमपी क्वेश्चन बताओ, आईएमपी क्वेश्चन बताओ, तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो चलिए चैप्टर वाइज हम देखेंगे। चैप्टर 1 से लेकर 9 तक ऑल जो हमारे चैप्टर है उनके आईएमपी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम देखने वाले हैं। ओके, तो हमारी जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक से यहाँ मेरा मतलब है जो समकालीन विश्व में राजनीति वाली पुस्तक है जिसमें द कोल्ड वॉर वाला चैप्टर है, उस बुक से देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो कोल्ड वॉर का है, तो उसी के सबसे पहले हैं अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर। देखते हैं सबसे पहला शीत युद्ध क्या है। 2 मार्कर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय विश्व युद्ध कब और किन राष्ट्रों के बीच हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुट निरपेक्षता, कभी कभी ये भी लिखा हुआ आ सकता है कि असंलग्नता से क्या तात्पर्य है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में नाटो क्या है, वार्सा संधि क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से एक न एक हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। ओके, बहुत ज़्यादा इनके आने की संभावना है। उसके बाद जो लेंथी क्वेश्चन है उनमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है महाशक्ति छोटे देशों से संबंध क्यों रखती थी, कारण बताइए। ये जरूर करके जाना, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। ओके, उसके बाद शीत युद्ध के 4 कारण लिखिए। गुट निरपेक्षता की नीति को विस्तार पूर्वक समझाइए। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद क्या गुट निरपेक्षता की नीति प्रासंगिक तथा उपयोगी है, बताइए। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके फर्स्ट चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा अभी और आपको स्ट्रेस हो रहा है कि मैं क्या याद करूं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखो और इसमें जो क्वेश्चन बताए गए हैं उनको याद कर लो, आपका पेपर अच्छे से जाने वाला है। ओके, ठीक है, तो हमने पहले चैप्टर के देख लिए हैं ये सारे क्वेश्चन से। अब आप बोलोगे आंसर, तो आंसर के लिए ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन दिया गया है जिनमें ये आपको देखने को मिल जाएंगे। और भी रिसोर्सेज से परीक्षा बोर्ड परीक्षा एजेंट से भी आप इनके आंसर देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर आता है हमारा दो ध्रुवीयता का अंतर, ठीक है। तो इसमें 2 मार्कर क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे पहले उनको देखते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सोवियत प्रणाली क्या है, दो ध्रुवीयता से क्या तात्पर्य है, सोवियत संघ की समाप्ति की जो घोषणा थी वो किसने की थी या फिर कब हुआ था, ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन। साथ में सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण, ऐसा मेन कारण बताना है। और सोवियत प्रणाली जो है, सोवियत गणराज्य था यूएसएसआर, उसकी क्या क्या विशेषता है वो बतानी है। ओके, तो ये 2 मार्कर में ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद आपके सामने लेंथी क्वेश्चन में अगर हम देखें तो फर्स्ट, किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए, ये इम्पोर्टेंट है। उसके साथ शॉक थेरेपी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है कि शॉक थेरेपी क्या है, इसके परिणाम लिखिए, ये क्यों हुई, ओके, इसमें क्या क्या चेंजेस आए, ये सारी चीज़ें आ सकती है। तो शॉक थेरेपी वाले टॉपिक को भी अच्छे से करके जाना। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में क्यों उभरा, सॉरी यहाँ पर ग्राहक नहीं आएगा, उभरा आएगा, क्यों उभरा, कोई 3 कारण बताइए। यानी कि यूएसएसआर जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत फास्ट ग्रो कर रहा था, तो उसकी क्या रीज़न है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ के विघटन के कारण। ओके, तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको आप याद कर सकते हैं। आपके एग्जाम 25 को है, तो आपके पास टाइम है डेफिनेटली। ओके, तो ज़्यादा बड़े बड़े भी नहीं लिखना है क्योंकि 2 मार्कर हैं और 3 और 4 मार्कर, तो ज़्यादा बड़े आंसर भी याद नहीं करना है आपको, तो इनको आसानी से आप याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 3 आता है हमारे सामने, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ये अच्छी बात है कि इस चैप्टर से ओनली 2 मार्कर आने वाला है, ऑब्जेक्टिव तो आएंगे इससे। ओके, ऑब्जेक्टिव के बारे में भी मैं आपको डिस्कस करूँगी वीडियो के एंड में। लेकिन देखो
टू मार्कर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो पहला तो प्रथम खाड़ी युद्ध, जो ऐसे भी बन सकता है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किसे कहते हैं, क्योंकि उसी को प्रथम खाड़ी युद्ध बोलते हैं ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये। दूसरा, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच क्या है, ठीक है। उसके बाद जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम हुआ था उसके पीछे अमेरिका का असली मकसद क्या था। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है इस चैप्टर में, सार्वजनिक वस्तु क्या है, यानी कि जो वस्तु हर जगह उपलब्ध हो उसे हम सार्वजनिक वस्तु कहते हैं, है ना। तो वो क्या है। उसके बाद 9/11 की घटना को समझाइए भी आ सकता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभुत्व यानी कि वर्चस्व का क्या मीनिंग है, और बैंड वैगन की रणनीति से आप क्या समझते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आप कर लीजिए, एक न एक तो इसमें से आपको देखने को मिल सकता है। ओके, मतलब संभावनाएं है। तो ये चैप्टर आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप सबसे पहले इनको प्रेफरेंस दें, इन्हें याद कीजिए। ओके, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने चैप्टर नंबर 4 आता है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, शायद इससे 3 मार्कर आने वाला है। तो देखो, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के क्या उद्देश्य है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यूरोपीय संघ को क्या चीजें प्रभावी संगठन बनाती है, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। मार्शल योजना को अच्छे से पढ़ लेना। आसियान से मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो आसियान क्या है, इसके उद्देश्यों का वर्णन करना है। साथ में आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या है, और आसियान के कौन कौन से स्तंभ है, जो आधार स्तंभ है। तो ये कुल मिलाकर 6 जो क्वेश्चन हैं ये आपको इस चैप्टर से करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको करना और टाइम बचे तो फिर आप दूसरे करना, लेकिन इनको जरूर करके जाना, ठीक है। तो ये है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, चैप्टर नंबर 4। चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। इससे भी ओनली आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो इसके भी देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। देखो 2 मार्कर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनकी प्रिपरेशन भी अच्छे से करना है ना। तो देखो पहला तो यही कि दक्षेस यानी कि शार्क में शामिल देशों के नाम लिखिए। दोनों नेम आ सकते हैं, कभी दक्षेस पूछ सकता है कभी शार्क का, तो दोनों का मीनिंग एक ही होता है। उसके बाद शिमला समझौता क्या है, मॉडल पेपर में भी ये दिया हुआ है। उसके बाद शार्क का पूरा नाम। उसके बाद पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, ये पूछ सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पूछ भी सकते हैं, ऐसे 2 मार्कर में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते इसलिए। उसके बाद ताशकंद समझौता क्या है, साफ्टा क्या है, दक्षिण एशिया क्या है इसकी विशेषता। तो ऐसे 2 मार्कर पूछ सकते हैं। साथ में आप 2 मार्कर की प्रिपरेशन परीक्षा अध्ययन से भी कर लेना, ओके। और क्वेश्चन बैंक तो है ही आपके पास, उसको मस्ट करके जाना, अच्छे क्वेश्चन है उसमें भी, ठीक है। उसके बाद आ रहा है हमारे सामने अध्याय 6, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको मैं 3 स्टार देने वाली हूँ, सुरक्षा परिषद के कार्य को विस्तार पूर्वक समझाइए। ये हर पेपर में आपको दिखने को मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हुए हैं, कि सुरक्षा परिषद के क्या कार्य, ओके। तो इसको अच्छे से कवर कर लेना। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव, इस कथन का सत्यापन करें, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य लिखिए। फिर एनएससी जो इंटरनेशनल एमएसटी, सॉरी यहाँ पे एनएससी नहीं आएगा, एमएनएसटी इंटरनेशनल जो संगठन है उसके बारे में भी आ सकता है, तो इसको भी पढ़ के लो। उसके बाद विश्व बैंक के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता ही क्यों है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और यूनेस्को के बारे में भी पढ़ लेना, उसके क्या क्या कार्यक्रम है, वो क्या क्या कार्य करता है, उसके उद्देश्य, ये सारी चीजें एक ही। अगर कार्य पूछे उद्देश्य पूछे तो आप वो लिख सकते हो, ओके। बस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना। तो ये है, ये मेन टॉपिक है, इनको अच्छे से कवर करके जाना अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाले चैप्टर से, ओके। उसके बाद हमारे सामने आता है चैप्टर नंबर 7, समकालीन विश्व में सुरक्षा। इसके भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले तो इससे शायद 2 या 3 मार्कर आने वाला है, एक कौन सा आएगा नॉट कंफर्म। तो पहला तो यही, शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद सुरक्षा क्या है, इंपॉर्टेंट है। निशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं,
ये भी इम्पोर्टेंट लग रहा है। मानवता की सुरक्षा का क्या अर्थ है। फिर परंपरागत और अपरंपरागत सुरक्षा में अंतर, ये भी ठीक ठाक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मानव अधिकार क्या है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनको आप जरूर प्रिपेयर करना, ठीक है। मतलब इनके आने की संभावना है, 100% नहीं बोल रही हूँ मैं, ओके। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि 100% ही आ जाएंगे, ये संभावना है, क्योंकि कोई भी संभावना बता सकता है। 100% पेपर में क्या छप के आने वाला है ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन ये क्वेश्चंस मैं आपको सजेस्ट इस बेस पे कर रही हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर में आए हैं और इम्पोर्टेंट है, ओके, दिस ईयर के हिसाब से। तो बिल्कुल इनको इग्नोर मत करना, दूसरों से भी आपको तैयारी करनी है, सिर्फ मेरे बताए क्वेश्चन के भरोसे नहीं बैठना है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप इनको जरूर करें, बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे आप इतने करेंगे तो। और उसके अलावा आपके पास परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोध है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ उसी चीज़ को, ठीक है। उसके बाद अध्याय 8, तो इससे ओनली ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। अब ऑब्जेक्टिव के बारे में भी मैं एंड में बताने वाली हूँ कहाँ से, तो इसका कोई भी क्वेश्चन आपको याद नहीं करना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। उसके बाद लास्ट है हमारी इस बुक का चैप्टर 9, वैश्वीकरण, ओके। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव किसे कहते हैं। दोनों का आंसर सेम रहेगा, इसलिए दो अगर कभी एक याद हो ना तो दोनों को मिला के लिख देना। उसके बाद वैश्वीकरण के कौन कौन से आयाम हैं, वैश्वीकरण के क्या कारण हैं, वैश्वीकरण के 2 राजनीतिक प्रभाव क्या है, सांस्कृतिक समरूपता वाला इसमें कॉन्सेप्ट है। अगर वो थोड़ा भी डीप में गया पेपर तो इसका मतलब कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और अगर ऊपर ऊपर से उसने क्वेश्चंस आपको दिए होंगे तो वैश्वीकरण क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का योगदान, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर वैश्वीकरण के 2 आर्थिक प्रभाव लिखिए, इम्पोर्टेंट है। और सांस्कृतिक विभिन्नीकरण किसे कहते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बस इतने से क्वेश्चन को 2 मार्कर है, जल्दी से याद हो जाएंगे। याद करके आप अपने चैप्टर 9 को खत्म कर सकते हैं। और इन सारे क्वेश्चंस को याद करके आप अपनी पूरी की पूरी फर्स्ट बुक को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो खत्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ सिर्फ इन पे आपको डिपेंड नहीं रहना है, आपको आपकी तैयारी के लिए दूसरे रिसोर्सेज पर भी जाना है, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। ये सारे मोस्ट एमपी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव की, कि ऑब्जेक्टिव जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस है उनका क्या करना है। देखो, ऑब्जेक्टिव का पहला रिसोर्स है हमारी क्वेश्चन बैंक, उसको देख लो क्योंकि ऑब्जेक्टिव फटाफट हो जाते हैं, उसको देख लो। प्लस आप परीक्षा अध्ययन हो आपके पास या फिर परीक्षा बोध हो, उसमें से किसी को देख लो, ठीक है। और चैप्टर 8 का तो मतलब अध्याय 8 का तो स्पेशल मैंने पीडीएफ बना के टेलीग्राम पर सेंड की है। साथ में मैंने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब जो रहता है वहाँ पर भी मैंने कम्युनिटी में अध्याय 8 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सारे डाल दिए, तो उनको कर लो तो शायद एक भी आपका ऑब्जेक्टिव अध्याय 8 से नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एमसीक्यू की तैयारी कर लो। अब जो हमारी फर्स्ट बुक है उसके सारे मैंने आईएमपी क्वेश्चंस तो आपको बता दिए हैं। सेकेंड बुक के भी आईएमपी क्वेश्चन जल्दी अपलोड हो जाएंगे। आई होप ये जो क्वेश्चन है ये आपको आपकी बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेंगे, एग्जाम में अच्छे स्कोर करने में, ओके। एंड बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर एग्ज़ाम देना। एग्ज़ाम लाइफ डिसाइड नहीं करती, इसलिए बिल्कुल शांति से एग्ज़ाम देना, बिल्कुल अच्छे से लिखना आंसर को। प्रेजेंटेशंस का भी प्रयोग करना, मैंने प्रेजेंटेशंस के रिगार्डिंग और टाइम मैनेज के रिगार्डिंग भी वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और साथ में एक बार फिर टेलीग्राम पे उसको डाल दूँगी, तो उसको ज़रूर देखो। आपको टाइम मैनेज करने के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। और हाँ, जो मैंने मॉडल पेपर दिया है ना, एक बार वो भी देख लेना, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस बैठने की संभावना बनती है, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर दिस वीडियो योर फ्रेंड, ओके। धन्यवाद।